हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। सो वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया था। एडवांटेज ऑफ बोर मॉडल भी देख लिया था, वेलोसिटीज, रेडियस, एनर्जी सब निकालने सीख गए थे और लास्ट में स्पेक्ट्रल एविडेंस भी देखा था जो बोर ने दिया था। जो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है प्रैक्टिकली जो मिलता है और जो थियोरेटिकली इन्होंने लाया था, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं था। बहुत बड़ा अचीवमेंट था बोर का, बट आफ्टर ऑल इनमें कुछ कमी तब भी रह गया। आज हम लोग इस क्लास में प्रेजेंट है उनके कमियों को देखने के लिए। टुडेज क्लास इज बेस्ड ऑन फेलियर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो हेडिंग इज व्हाट ना, फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। तो पहला फेलियर क्या है आप लोग सब जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग यहां तक डिस्कस करते हुए आए हैं। क्या ना, बोर थ्योरी वाज वेरी सक्सेसफुल इन प्रिडिक्टिंग एंड अकाउंटिंग द एनर्जीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स यहां पे लिखा हुआ उसके बाद, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स या बोल सकते हैं स्पीसीज जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिया उनके एनर्जीज के बारे में कि किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, सब कुछ बताया। लेकिन it could not explain the line spectra of atoms containing more than one electron। आपको पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा था उनका भी एक्सप्लेनेशन बोर ने दे दिया विथ प्रूफ। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा, बोलने का मतलब है जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन का नंबर एक से ज्यादा हो गया उसमें कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बनेंगे कैसे अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ही बनेगा। कैसा बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रा ही बनेगा। कैसे पता हमको? प्रैक्टिकली देख चुके हैं हम लोग। लेकिन ये थ्योरी प्रूफ नहीं कर पाया इस बात को, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस बात को कि अलग अलग एलिमेंट्स का भी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा ही होता है। जरा बताइए कैसे, तो नहीं बता पाए। क्लियर है कि नहीं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा चुके हैं, हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, चाहे कोई एटम चाहे उसमें कितना भी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल बात है जो हमने डिस्कस किया हुआ। लेकिन जहां बात है थ्योरी का, तो यहां पे बोर का जो थ्योरी है, मॉडल, एटॉमिक मॉडल का थ्योरी है, वो इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है। समझ में आ गया है? लिमिटेड टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस। मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस का प्रेजेंस ये शो नहीं कर पाया। तो जैसे कि आपने स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ा है तो इस तरह से पढ़ा है कि सर कोई स्क्रीन पे क्या आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। सर ये एक लाइन, 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 ऐसा कई लाइंस आएंगे जिसे आप लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ कि ये जो आपको एक लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन का भी कई डिफरेंट कलर्स हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? इसको जूम करके हम यहां दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है? इस लाइन के अंदर में भी कई डिफरेंट कलर्स हैं। इन चीजों को एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए। यहां पे प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है देखिएगा। थर्ड पॉइंट, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या करता है? स्प्लिट कर जाता है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से क्या होता है? स्प्लिट कर जाता है, कई भागों में बंट जाता है। लेकिन यह बात को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे अगर किसी स्पेक्ट्रल लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं तो वो स्प्लिट कर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दे रहे हैं तो स्प्लिट कर जा रहा है। याद रखिएगा, इन चीजों को आपको क्लास 12 में पढ़ना है। अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है तो उस टॉपिक का नाम हम वहां पे देंगे ज़ीमैन इफेक्ट। क्या नाम होगा वहां पे? ज़ीमैन इफेक्ट। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में ऑप्शन ये दे दे कि ज़ीमैन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन कर पाया क्या, तो आप बोलेंगे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट करता है। इस टॉपिक का नाम आप वहां पे पढ़ेंगे स्टार्क इफेक्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? स्टार्क इफेक्ट। लिख लीजिएगा।
ये क्लास 11 में भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया? नहीं कर पाया। और जीमैन इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट क्या है? तो जब स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है? स्प्लिट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भी स्प्लिट हो जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? जीमैन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट। तो ये दोनों ही चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ में द इंटेंसिटी ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल। इंटेंसिटी ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रहे हैं इसका इंटेंसिटी क्या होगा, इसके बारे में भी ये बात नहीं कर पाए कि कहां पे ज्यादा चमकेगा, कहां पे कम चमकेगा, ये नहीं बता पाया। बस चमकेगा, बीच बीच में लाइन है, ये बात बताया गया, लेकिन कहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होगा, कहां पे कम इंटेंसिटी होगा, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया बोर के द्वारा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक एक करके क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस थ्योरी वाज unable to explain the dual nature of matter as explained on the basis of de Broglie concept। हम बोल दिए डी ब्रोगली, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे इस चीज को आगे जाकर के डी ब्रोई पढ़ेंगे। एक्चुअली जी जो है साइलेंट होता है, ठीक है कि नहीं? यूट्यूब में आप चेक कीजिएगा, डी ब्रोगली बोल बोल के पढ़ा रहा होता है, ठीक है? आपको मैं क्लियर कर दूं, जी क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। डी ब्रोई कॉन्सेप्ट करके आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा बताते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। बच्चा, दुनिया में कोई भी मैटर है ना, कोई भी मैटर है, उसके पास डुअल नेचर है। डुअल नेचर मतलब होता है दो नेचर है। कौन सा दो नेचर है ना? एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। क्या होता है? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। बोर ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया आपने थ्योरी में, इलेक्ट्रॉन को या एटम को एक पार्टिकल मान करके दिया है। क्लियर है कि नहीं? वेव के बारे में कोई डिस्कशन अभी तक नहीं आया है आपको इस चैप्टर में। आया क्या? नहीं। ये एक्सप्लेनेशन कौन देगा? डी ब्रोई देगा। आगे जाके हमें पढ़ना है, टॉपिक का नाम है डी ब्रोई कॉन्सेप्ट या डुअल नेचर ऑफ मैटर करके हेडिंग लगा के हम पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? तो वेव नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर ने, ये एक फेल्योर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करके एक टॉपिक आप पढ़ेंगे। क्या? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या टॉपिक का नाम आपको मिलेगा आगे जाकर के हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कोई हाइजेनबर्ग्स बोलता है, कोई हिजेनबर्ग्स बोलता है, जो भी है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम क्या है? हाइजेनबर्ग और हिजेनबर्ग। स्पेलिंग तो सेम ही लिखेंगे। उन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया और अनसर्टेनिटी अबाउट द इलेक्ट्रॉन। बोर ने कहा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट होगा, जिस ऑर्बिट्स में जिन जगहों पे या एनर्जी लेवल्स होंगे जिन जगहों पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, उन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2 पाई के बराबर होगा। इतना बताया गया बोर के द्वारा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है यू कैन नॉट फाइंड द पोजीशन और वेलोसिटी एट वंस। किसी इलेक्ट्रॉन का अगर वेलोसिटी निकालना है और उसका पोजीशन निकालना है तो दोनों एक साथ आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको पोजीशन निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, तभी ना पोजीशन निकालेगा यार। कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है और चलते चलते उसका पोजीशन कैसे निकालोगे तुम? इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, यस और नो, तो कैसे पोजीशन निकालोगे? अगर निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा। और इट इज नेक्स्ट टू पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, नहीं है? Isn't it? पॉसिबल है क्या ये? नहीं। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डिटेल में जाकर के हम पढ़ेंगे, जो कि बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे बात करते हैं। लास्ट, नो कंक्लूजन वाज गिवन फॉर द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में इन्होंने बताया, बट कंक्लूजन कुछ नहीं दे पाया। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, या सेकंड ऑर्बिट में होगा, या थर्ड ऑर्बिट में होगा, या फोर्थ ऑर्बिट में होगा, और सभी के एनर्जीज आपको अभी पता है। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो पहला ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आगे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जो एनर्जीज के बारे में बात किया, कौन किया? बोर ने किया। ऑब्वियसली बोर ने किया, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं दे पाया कि पहला जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, उसके बीच में क्यों नहीं होगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
ये बताया, हम तो कह रहे हैं क्वांटाइजेशन के बारे में बताया, लेकिन कंक्लूजन नहीं निकाल पाए कि भाई इसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दीज आर द फेल्योर ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। क्लियर है कि नहीं? इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलेंगे हम, जो कि आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है। बोर मॉडल के बाद एक और नया मॉडल आया जिसका नाम बोर समरफील्ड मॉडल दिया गया। क्लियर है कि नहीं? जिसको आज आप लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एटम कह सकते हैं, लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह सकते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रो लेकर के हम छोड़ देंगे इस चीज को, क्योंकि आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो मॉडल है आज हम लोग जिसको ज्यादा वैल्यू देते हैं वो क्या है? बोर समरफील्ड्स मॉडल। ये प्रॉपरली किसने दिया है? समरफील्ड नहीं दिया है, लेकिन बोर के रेस्पेक्ट में बोर का नाम अभी भी है, क्योंकि सारे बातें उनका फेल नहीं हुआ है अभी भी। क्लियर है कि नहीं? स्टार्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। बस यही कह रहे हैं। बोर मॉडल जो आपने पढ़ा है उसका ही एडवांस फॉर्म क्या है? बोर समरफील्ड मॉडल। क्लियर है कि नहीं? एक्सटेंशन मॉडल। उसमें कुछ और फीचर्स जो है ऐड कर दिया गया, सारी बातों को नेग्लेक्ट नहीं किया गया, उनमें कुछ और फीचर्स ऐड कर दिया गया। जैसे कि लिख रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियाई इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो आज तक हम जानते हैं, बोर ने कहा था कि ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये हमने जाना था। क्लियर है कि नहीं? अब हम ये बात जान रहे हैं, बाय एक्सपेरिमेंट समरफील्ड ने ये बात प्रूफ किया है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो प्रॉपर सर्कुलर पाथ में नहीं करते हैं, वो इलिप्टिकल पाथ में करते हैं। इलिप्स इज लाइक दिस, इधर से थोड़ा कम है, इधर से थोड़ा ज्यादा है। अगर हम इलिप्स के बारे में थोड़ा बहुत बात करें, मैथमेटिक्स के टीचर से पढ़िएगा अच्छा से। वैसे बेसिक मैथ तो आप पढ़ लिए होंगे अगर फिजिक्स के टीचर से पढ़े होंगे तो। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक, समझिएगा ध्यान से। ये जो आपको दिख रहा है एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये जो आपको एक्सिस दिख रहा है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो मेजर एक्सिस को हम ए, इधर से लेंथ हमने क्या ले लिया? ए, और इसका लेंथ हमने ले लिया बी। इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, याद है क्या? ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। याद आ रहा है? ये इलिप्स का इक्वेशन है। क्या सर्कल का इक्वेशन आपको याद है? क्या सर्कल का इक्वेशन आपको याद है? ये रहा सर्कल। ठीक है, तो रेडियस यहां पे जो होगा बच्चा, यहां भी वही होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? ध्यान दो, यहां पे कुछ और नहीं, ए इक्वल टू बी होता है। क्या होता है? सॉरी, यहां पे क्या होता है? ए और ए दोनों तरफ ए है। अगर इसी इक्वेशन में बी के जगह भी ए लिख दिया जाए, क्या ये इक्वेशन नहीं आ जाएगा? चेक करो, इतना मैथ्स कमजोर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस बी के जगह भी, अगर यहां बी था, इस जगह भी अगर ए कर दिया जाए, ए लिखोगे तो क्या ये इक्वेशन रिटर्न नहीं आ जाएगा? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब यहां पे थर्ड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द सर्कुलर पाथ इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। ये जो सर्कुलर रास्ता आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसका ही एक स्पेशल कंडीशन है। समझ में आ रहा कि नहीं? ये एक स्पेशल कंडीशन है। मतलब ये नहीं कह रहा है समरफील्ड कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रिकल पाथ में ही चलेगा। ये कह रहा है कभी कभी सर्कुलर पाथ में भी चलेगा, लेकिन प्रॉपरली आप कह नहीं सकते कि सर्कुलर में ही चलेगा। और ये बात नहीं कह रहा कि इलिप्टिकल में ही चलेगा। इलिप्टिकल में चलेगा क्योंकि ये कह सकते हैं क्योंकि स्पेशल केस है। सर्कुलर पाथ क्या है? एक स्पेशल केस है इलिप्स का। अगर हम कह रहे हैं इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में भी चल रहा है। भाई इसका स्पेशल केस तो है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ए और बी दोनों को सेम कर दिया जाए तो वो सर्कुलर ही हो जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं है? तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन वैसा भी चलता है। तो आप सही मायने में क्या कहेंगे अब आप आगे? सर्कुलर पाथ में चलता है कि इलिप्टिकल पाथ में चलता है? इलिप्टिकल में चलता है। अगर इलिप्टिकल आप कह रहे हैं ना, तो सर्कुलर भी कह दे रहे हैं साथ में, क्योंकि दिस इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल। क्लियर है कि नहीं? बाकी थोड़ा बहुत फिजिक्स सॉरी मैथ्स के बारे में बात हुआ यहां पे। क्या क्लियर है? क्लियर है? तो आप एनिमेशंस वगैरह देखेंगे गूगल में तो आप देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना किस तरह से मूव कर रहा होता है। इस तरह से मूव कर रहा होता है, कभी इस तरह से मूव कर रहा होता है, कभी इस तरह से मूव कर रहा होता
ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ ऐसे गोल 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 ही घूमेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। देखिए कितना बढ़िया लिखा है, एसोसिएशन ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ सर्कुलर ऑर्बिट्स एक्सप्लेन्स द फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, एटम का कोई भी स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और वो फाइन क्लियर दिख पाता है। इस वजह से दिख पाता है क्योंकि कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं जो सर्कुलर पाथ में, कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं जो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। मतलब कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हो सकते हैं, मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट सर्कुलर है, तो हो सकता है जो सेकंड ऑर्बिट है वो कैसा है? इलिप्टिकल। तो ये क्लियर दिखेगा, फाइन दिखेगा, पता चलेगा कि यहां एक लाइन है भाई, यहां एक लाइन है भाई। हो सकता है फिर से ये सर्कुलर हो सकता है इसके बाद वाला फिर क्या हो? इलिप्टिकल हो। समझ में आ रहा कि नहीं? जरूरी नहीं कि ऑल आर सर्कुलर, जरूरी नहीं कि ऑल आर इलिप्टिकल। समझ में आ रहा कि नहीं? मिक्स होता है। तो फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम इसमें मिलता है, कोई टेंशन इसमें नहीं है। तो हम समरफील्ड को ज्यादा वैल्यू देते हैं। आज के टाइम पे सर्कुलर ऑर्बिट्स मान के सारा काम पॉसिबल नहीं होता है। एज आप आज भी जानते हैं ये बात क्लियरली कि अर्थ सन के अराउंड में जो रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर पाथ नहीं है, लेकिन शुरुआत में यही तो माना गया था कि राउंड कर रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन एक्चुअली में सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर रहा। तो धीरे धीरे हम लोग और एक्सप्लेन करते चलेंगे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहां होता है। अभी भी आपको सही बताएं तो नहीं पता है, अभी भी आपको नहीं पता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन होता कहां है। क्लियर है कि नहीं? सो ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसमें हमने फेलियर ऑफ बोर मॉडल पढ़ा और एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल, जो कि बोर समरफील्ड मॉडल जिसका नाम दिए हैं, वो पढ़ा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ही, रेडिएशन नहीं। क्लास 12 में रेडिएशन पढ़ लेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसे आप डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, वो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।